नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष सिंघवी, आपका अपना मेंटर, आपका अपना फ्रेंड। चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। आज के लेक्चर में वीडियो में दोस्तों हमें बात करनी है रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, और जो आज का लेक्चर है वो भी कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ का पार्ट है, इसलिए रटने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सीखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है ना, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट है वो 7th या 8th क्लास में रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं। क्या बोला रेस्पिरेशन? सिंपलेस्ट मीन में द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच गिव्स एनर्जी। रेस्पिरेशन को सिंपलेस्ट वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट गिव्स एनर्जी, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। थोड़ा सा अगर इसको अपन एलोबरेट करें, थोड़ा सा अगर अपन इसको क्या करें, एक्सप्लेन करते हैं, तो इन द सिंपलेस्ट वर्ड वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल फूड। मैंने क्या बोला? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच soluble food, that means we can say glucose. Respiration is a process in which soluble food is oxidized in presence of oxygen and produces a lot of amount of energy. That process is known as the respiration process. Got it? देखिए क्या मैंने आपके सामने मेंशन कर रखी है डेफिनेशन को, you can read. Respiration is a process in which soluble food, that is glucose, soluble food क्या है? Glucose है, which is food is oxidized and release energy, that process is known as the respiration. We have discussed about two type of the reaction, exothermic and the endothermic. exothermic में एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में एनर्जी गेन होती है। तो यहाँ पर देखिए जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। हमने बोला ना, एंड रिलीज एनर्जी। सो जो एनर्जी रिलीज रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गॉट इट? अब यहाँ पे देखिए मैंने जो फूड था सॉल्युबल फूड, दैट इज द ग्लूकोज। ये क्या है हमारे सामने? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट फॉर्म करता है, देन इट फॉर्म्स एनर्जी। That energy is essential for the biosynthesis process of our body. यानी कि अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। That's why this is the most essential part of the our biogenesis या biosynthesis process. Got it? यहाँ से अब हम सबको ये तो आइडिया हो गया कि रेस्पिरेशन में एनर्जी फॉर्मेशन होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ सॉल्युबल फूड और सॉल्युबल ग्लूकोज। रेस्पिरेशन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है किसके कारण? जो भी आपके पास सॉल्युबल फूड था या ग्लूकोज था उसके ऑक्सीडेशन के कारण। पर जब ये एनर्जी जनरेट हो गई तो इस एनर्जी को हम स्टोर कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने। कि हमें पता है कि एनर्जी, आप सबको पता है कि यार जो एनर्जी जनरेट भी, आपने एक बार फूड इंटेक करा उससे एनर्जी जनरेट हो गई, लेकिन आपकी बॉडी तो कंटिन्यूअसली वर्क करती है तो उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर कैसे होती है? तो ये जो एनर्जी जनरेट हुई किससे? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होती है एडीपी और एटीपी सेल्स। एडीपी एंड एटीपी आर द एनर्जी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। एडीपी एंड द एटीपी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एडीपी और एटीपी होते क्या है? चलिए देखिए इस पे डिस्कस करते हैं। एडीपी, द वर्ड एडीपी मींस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे है फॉस्फेट। जितनी भी एनर्जी सेल्स बनी हुई थी ना वो फॉस्फेट ग्रुप की बनी होती है। फॉस्फेट किससे बना हुआ होता है? फॉस्फोरस से। यानी कि हमारी बॉडी की सेल्स फॉस्फोरस से बनी होती है और फॉस्फोरस से बनता है फॉस्फेट, फॉस्फेट से बनता है एनर्जी सेल्स। गॉट इट? तो एडीपी सेल्स होती है एक टाइप की सेल्स से एनर्जी सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है ना, ये लो एनर्जी सेल्स होती है, यानी कि इसमें एनर्जी का अमाउंट बहुत कम होता है। गॉट इट? फिर उसके बाद आता है एटीपी। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
ये भी फॉस्फेट से बनी होती है, इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एडीपी में 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ये हाई एनर्जी सेल्स होती है। अब जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एनर्जी हमारी बॉडी में किसमें स्टोर होती है? एटीपी में स्टोर होती है। अब कैसे होती है ये समझिए। देखिए हमारी बॉडी में पहले से ही एडीपी सेल्स प्रेजेंस है, पहले से ही क्या प्रेजेंस है? एडीपी सेल्स यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेल प्रेजेंस है। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग जो एनर्जी जनरेट हुई वो एनर्जी एडीपी सेल्स के साथ कंबाइंड होती है। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी जनरेट हुई वो एनर्जी किसके साथ कंबाइंड होती है? एडीपी सेल्स के साथ कंबाइंड होती है। और एडीपी सेल्स प्लस एनर्जी आपस में फॉर्म होके किसको फॉर्म कर लेते हैं? एटीपी को फॉर्म कर लेते हैं। एडीपी सेल्स थी, एनर्जी जनरेट हुई, दोनों आपस में प्लस हुए, कंबाइन हुए। एडीपी प्लस एनर्जी किसको फॉर्म कर लेते हैं? एटीपी सेल्स को फॉर्म कर लेते हैं। अब हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो गई वो किस फॉर्म में स्टोर हो गई? एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर हो गई। जब भी हमें कभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एटीपी सेल्स वापस ब्रेक डाउन हो जाती है और फॉर्म करती है एडीपी प्लस एनर्जी। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप लोगों को। देखिए जो एडीपी होती है वो एडीपी एनर्जी को ऑब्टेन करके क्या फॉर्म कर लेती है? एटीपी। यानी कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुई वो किस फॉर्म में हो गई? एटीपी की फॉर्म में हो गई। अब जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एट दैट टाइम दिस एटीपी सेल्स ब्रेक डाउन। ये एटीपी सेल्स क्या होती हैं? ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक होने के बाद ये वापस किसको फॉर्म करती है? एडीपी और एनर्जी को। गॉट इट? तो ये वाली जो एनर्जी वापस प्रोड्यूस होती है उससे हम हमारी बॉडी की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इतनी बात क्लियर है? एडीपी सेल्स लो एनर्जी सेल्स होती है, एटीपी सेल्स हाई एनर्जी सेल्स होती है। एडीपी से एटीपी और एटीपी से एडीपी ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहती है, कंप्लीट होती रहती है। गॉट इट? उसके बाद क्या होता है? देखिए जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड होके ऐसा नहीं है कि एनर्जी दे देता है, उसकी कुछ वेरियस स्टेप्स होती है। देयर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। The first, when the glucose is oxidized in the presence of oxygen, it forms pyruvic acid. You can see here that the first, when the glucose is oxidized, it produces pyruvic acid, also known as the pyruvate. The first step क्या होती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की? जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है और क्या फॉर्म करता है? पाइरुविक एसिड एंड पाइरुवेट फॉर्म करता है। That process is known as the glycolysis process. When the glucose is oxidized in presence of oxygen, it forms pyruvic acid or also known as the pyruvate. That process is known as the glycolysis process. उसको हम क्या बोलते हैं? Glycolysis process बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप इस फॉर्मूले को सीधे याद कर लीजिए। पाइरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ये क्या लग रहे हैं, दो डंडे क्या लग रहे हैं, दो लाइंस क्या है? ये सारी चीजें कार्बोनेट कंपाउंड में क्लियर होगी आपको। तो फिलहाल के लिए सीधे फॉर्मूले याद रखेंगे। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होके पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, दो नाम होते हैं, या तो पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां से जो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखिए उसमें क्या होता है, पाइरुविक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है तीन टाइप से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में और ऑक्सीजन की लैक ऑफ प्रेजेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हुआ, उसने पाइरुविक एसिड तो बना लिया। इन दैट केस इफ पाइरुविक एसिड फॉर्म, पाइरुविक एसिड ऑक्सीडाइज्ड प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एक तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है पाइरुविक एसिड के पास, एक बिल्कुल ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और एक बिल्कुल लैक नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या है? ऑक्सीजन अवेलेबल है। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए होता क्या है, वेन एवर पाइरुविक एसिड ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, that it forms कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी एनर्जी सेल्स। यानी कि जो एनर्जी सेल्स जनरेट होती है वो कितनी होती है? 38 एटीपी। बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। जब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। कौन? पाइरुविक एसिड। ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बना। पाइरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी को जनरेट करेगा। अब उसके बाद अगर वो एब्सेंस में हुआ
तो एब्सेंस में वो क्या जनरेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल। यहां पर एनर्जी का अमाउंट रिड्यूस हो गया, देखो 2 ATP एनर्जी ही बनी। और बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है ये होती है यीस्ट में। ये रिएक्शन किस में होती है, आपके यीस्ट जो होते हैं, यीस्ट में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। अभी हम बात करेंगे जब हमारे सामने टाइप आएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। और तीसरा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या स्टेप्स थी, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से हम रेस्पिरेशन के टाइप्स को कनेक्ट करने वाले। We have discussed that when the glucose is oxidized in presence of oxygen, it forms pyruvic acid. That process is known as the glycolysis. If pyruvic acid is oxidized in presence of oxygen, it forms carbon dioxide, water, and 38 ATP energy cells. If pyruvic acid oxidized in absence of oxygen, it forms carbon dioxide and ethanol. Ethanol is a type of alcohol. And if pyruvic acid oxidized in presence of lack of oxygen, it forms lactic acid and energy. So we have to discuss about the two types of respiration process. On the screen you can see that is the aerobic respiration and that is the anaerobic respiration. So we can classify the respiration process in two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. देखो aerobic का means होता है with air. aerobic का means क्या होता है, with air. The word aerobic means with air. और anaerobic का मतलब aero का means air, n का मतलब without air. The word aerobic means with air and the word anaerobic means without air. There are two type of the respiration process, and aerobic respiration and anaerobic respiration. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पहला डिफरेंस बता रहा हूं एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। इन aerobic respiration glucose is oxidized in presence of oxygen. In aerobic respiration glucose is oxidized in presence of oxygen, and in anaerobic respiration glucose is oxidized in presence or lack of oxygen. In absence और लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहां से पहला डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। गॉट इट, पहला डिफरेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन टाइप। द फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। पहला डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज is oxidized in presence of oxygen, and in anaerobic respiration glucose is oxidized in absence of oxygen and or lack of oxygen. First difference. Second difference आता है एनर्जी का अमाउंट। देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये रेड लाइन सेपरेट कर रही है, ये दोनों एरोबिक रेस्पिरेशन है और यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो आप देख सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है, 38 ATP एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट कम हो गया, यहाँ पे एनर्जी का अमाउंट कम हो गया। सो वी कैन से दैट इन एरोबिक रेस्पिरेशन high amount or more amount of energy is produced, and in anaerobic respiration less amount of energy is produced. दो डिफरेंस हुए एरोबिक और एनाएरोबिक में। फर्स्ट डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। Second difference, in aerobic respiration more amount of energy is produced, and in anaerobic respiration less amount of energy is produced. दो डिफरेंस क्लियर हो गए। तीसरा डिफरेंस देखिए, जो तीसरा डिफरेंस आता है हमारे सामने वो होता है, आप देख सकते हो जो आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। उसमें बाय प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड है। तो तीसरा डिफरेंस ये जनरेट होता है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन।
वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस. In the aerobic respiration, carbon dioxide and water are the byproducts of the respiration process, and in anaerobic respiration, ethanol and carbon dioxide are byproduct in presence of oxygen, and or lactic acid is a byproduct when it happens in lack of oxygen. Got it? 3 डिफरेंस है एरोबिक में. एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एनाएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लिमिटेड प्रेजेंस में या लैक ऑफ ऑक्सीजन. सेकंड डिफरेंस आता है, इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट होते हैं. उसमें अगर एब्सेंस में हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल, और अगर प्रेजेंस में हो रहा है तो वो किस में होता है आपके पास, प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, और वो किस में होता है, एनाएरोबिक में होता है. 3 डिफरेंस क्रिएट हो गए, प्रॉपरली क्लियर. अब यहाँ पे एक्चुअल में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो मोस्ट ऑफ एनिमल्स में परफॉर्म होता है या फिर प्लांट्स में परफॉर्म होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट मोस्ट में. अब एनएरोबिक का एक एग्जांपल ध्यान रखिएगा, यीस्ट. गिव द एग्जांपल ऑफ अ एनिमल और प्लांट दैट परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, दैट इज द यीस्ट. यीस्ट में क्या होता है, वो यीस्ट में एनएरोबिक होता है. अब बात करते हैं यहाँ पे लैक्टिक एसिड क्या होता है. व्हाट इज द लैक्टिक एसिड? वी हैव डिस्कस्ड दैट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा होती है, उसमें एनर्जी कम होती है. आप लोगों ने एक बात अगर कभी ऑब्जर्व करी हो, अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, वाइगोरसली बहुत फास्ट आप दौड़ लेते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, या आपने एकदम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, आपने सपोज करो 2 घंटे तक लगातार फुटबॉल खेल लिया और आप उसके हैबिचुअल नहीं हो, तो उस केस में आपकी जो मसल्स है उस मसल्स में पेन होने लग जाता है, क्रैमिंग होने लग जाती है. उस मसल्स में क्या होने लग जाता है, क्रैमिंग होने लग जाती है, और फिर वो पेन होता है. पेन में बहुत दुखता भी बहुत अच्छा, सर दुख रहा है, मम्मी दुख रहा है, पापा दुख रहा है. उसमें मतलब पेन भी होता है और आपको प्लेजर भी होता है. जब उस पेन होता है ना तो ऐसा बहुत अच्छा फील होता है, पेन के साथ बहुत प्लेजर फील होता है. उसे बोलते हैं मसल्स क्रैमिंग. उसे क्या बोलते हैं, मसल्स क्रैमिंग बोलते हैं. अब मेरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है ड्यूरिंग एनी फिजिकल वाइगोरस एक्टिविटी व्हाई देयर इज ए क्रैम इन आवर मसल्स. क्वेश्चन समझेगा, उसके बाद लैक्टिक एसिड का एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन क्यों एक्यूमुलेट होता है, क्यों जनरेट होता है, या फिर क्रैमिंग क्यों होती है. उसका सीधा सा रीजन है लैक्टिक एसिड. Whenever we perform any physical activity at that time the respiration process increases. जैसे ही हमने कोई फिजिकल एक्टिविटी करी, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है. हम तेज सांस लेना स्टार्ट करते हैं, हम ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देते हैं. जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ता है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारी एक्टिविटी बढ़ गई तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी कब रिलीज होती है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है. जब वो क्या होता है, आपके पास ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है. अब सपोज करो आपके पास आपकी फिजिकल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और उस अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है. तो क्या वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई, बहुत तेज हम ब्रेथिंग कर रहे हैं. मैं योगा नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. लेकिन ऑक्सीजन तो लिमिटेड ही है, हम जितनी इनटेक कर रहे हैं उतनी ही ऑक्सीजन तो हम यूटिलाइज करेंगे. दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड एज लैक ऑफ ऑक्सीजन. और जब हमने फिजिकल एक्टिविटी करी तब रेस्पिरेशन की रेट बढ़ने के कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन की लिमिटेशंस हो जाती है वहां पे, और वो लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है. और यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के साथ एक्यूमुलेट हो जाता है, चिपक जाता है मसल्स के साथ, और हमारी मसल्स में क्रैमिंग और पेन अकर्स होता है. गॉट इट? क्या बोला, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड. दिस लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड विथ आवर मसल्स एंड प्रोड्यूसेस पेन एंड क्रैमिंग. That's why we feel cramp or panic during after any physical activity. अब क्वेश्चन ये है, how can we overcome from any cramping, muscles cramping?
तो सिंपल सा प्रोसेस है, देखिए ये लैक्टिक एसिड कम हुआ था, लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम अवेलेबल थी तभी तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ। अगर मैं इस ऑक्सीजन को बढ़ा दूं तो ये लैक्टिक एसिड वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, जो सेक करते हैं या फिर रबिंग करते हैं, जैसे आपके यहाँ पेन होता है तो आप उसकी मालिश करते हो यानी कि मसाज करते हो, उस मसाज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से ऑक्सीजन इंप्रूव होती है और वो ऑक्सीजन वापस लैक्टिक एसिड के साथ एक्यूमुलेट होकर क्या फॉर्म कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए 2 या 3 दिन बाद पहले लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ, वो लैक्टिक एसिड जब तक आपकी मसल्स के साथ अटैच है तब तक क्रैमिंग होती है। जैसे जैसे वो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स से रिमूव होता जाता है, हटता जाता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म करा जाता है, ऑटोमेटिकली वो क्रैमिंग क्या होती है, हटती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, लेस होती जाती है और एक टाइम होता है वो एंड हो जाती है। गॉट इट, रेस्पिरेशन। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास रेस्पिरेशन में कि प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, जो एनिमल्स है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। प्लांट के रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस है, पहला स्टेम से रेस्पिरेशन होता है, दूसरा रूट से रेस्पिरेशन होता है और तीसरा हमारे पास रेस्पिरेशन होता है लीव्स से। अब मेरी एक एक बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक बार आपने इसको नोट नहीं किया हो तो नोट कीजिए, मैं सामने से हट रहा हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द different type of organism. The first one we have to talk about the plants. प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन सिंपली मीन्स कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो इन रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट रेस्पिरेट 3 टाइप्स। द फर्स्ट through the roots, stem and the leaves. We can consider 3 parts of the plant. The first one is the root, second one is the stem and the third one is the leaves. जो रूट्स होती है, रूट्स पे एक स्पेसिफिक कुछ स्मॉल हेयर्स होते हैं, दैट हेयर्स आर नोन एज द रूट हेयर। दैट रूट हेयर आर यूटिलाइज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। यानी कि जो रूट हेयर होते हैं वो रूट हेयर क्या करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उन वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू और फिर उससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सेकंड वन आता है हमारे पास स्टेम। स्टेम जो हार्ड पार्ट होता है, जहां पर ग्रीन पार्ट अवेलेबल नहीं है, हार्ड पार्ट जो हार्ड कवरिंग होती है प्लांट की, दैट इज नोन एज द स्टेम। स्टेम पे आपने अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, देखा हो, तो उसके ऊपर कुछ जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है या फिर स्मॉल पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, दैट होल्स और पोर्स आर नोन एज द लेंटिकल्स। So stems in the part, at the part of stem, plant respirate through the lenticles, and at the last जो greenery पार्ट होता है प्लांट का, that is leaves. leaves में मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूँ, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था आपको तो उस टाइम पे, अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप उसको देखिएगा। जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तब आपको स्टोमेटा के रोल के बारे में बताया था और बोला था इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑलरेडी एग्जैक्टली आई वांट टू से दैट जो लीव्स में स्टोमेटा स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो प्लांट रेस्पिरेट बाय 3 ऑर्गन्स और 3 पार्ट्स, ऑर्गन्स नहीं 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। देयर आर रूट हेयर प्रेजेंट ऑन द रूट व्हिच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। Lenticles are the holes, pores present of the hard covering of the plant and it respirates through the lenticles at the stem and plant respirates through the stomata at the leaves. Got it? Now we have to come on the animals. The simplest animal, the unicellular simplest animal, that is the amoeba. जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं अमीबा और पैरामीशियम, दे रेस्पिरेट थ्रू देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो उनकी सेल होती है उनके आउटसाइड में जो मेम्ब्रेन होती है, हमारे पास ये अमीबा का डायग्राम है। इस अमीबा के डायग्राम में ये जो आउटर मोस्ट सेल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे रेस्पिरेट थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है?
यानी कि जब भी कोई थिंग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस प्रोसेस इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म such as amoeba and paramecium. Respiration takes place through the plasma membrane with the help of osmosis process. एक बार उनके इनसाइड जो ऑक्सीजन का या फिर जो ऑक्सीजन या एयर का जो प्रेशर है या अमाउंट है वो एक बार कम होता है और एक बार ज्यादा होता है, जिससे ऑस्मोसिस प्रोसेस कंटिन्यू होती है और वो रेस्पिरेट करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है रेस्पिरेशन में, और वो किस प्रोसेस से करती है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से करती है। उससे बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे आपके पास ग्रास होपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई और कॉकरोचेस। ये सारे ऑर्गेनिज्म में इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, यानी कि विंड पाइप बोल सकते हैं उसको। दे हैव अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस, दैट इज द ट्रेकिया। एक लॉन्ग वेसल होती है जिससे वो एयर को इनटेक करते हैं और वहां से ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं। अगर आपने मॉस्किटोज देखा हो तो मॉस्किटोज के आगे जो फ्रंट नोजल कह सकते हैं वो बहुत लॉन्गर होती है, दैट इज द ट्रेकिया दैट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। गॉट इट? थर्ड वन आता है एक्वेटिक एनिमल्स। यहां से ध्यान रखिएगा, एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेसिफिक स्किन ऑर्गन्स दैट इज नोन एज द गिल्स। उनकी जो स्किन होती है उस पर एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, गिल्स बोलते हैं जिनको हम। वो गिल्स क्या करते हैं? जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको सेपरेट करते हैं। जो गिल्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन पूरी ऑर्गेनिज्म के लिए यूटिलाइज होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किससे रेस्पिरेट करते हैं? गिल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से रेस्पिरेट करते हैं? गिल्स की हेल्प से। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म हो गए, वो अपनी जो स्किन होती है उससे क्या करते हैं? ब्रेथ यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। अब आता है आपके पास ह्यूमन। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज द लंग्स। पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ एक आपको हिंट दे रहा हूं। ह्यूमन में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं दैट इज नोन एज द लंग्स। लंग्स की हेल्प से एयर की इनटेकिंग और रिलीज होता है, ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट प्रोसेस होता है और वो रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करता है। गॉट इट? यूनिसेलुलर में अमीबा एग्जाम्पल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ग्रास होपर, मॉस्किटो, कॉकरोचेस और हाउस फ्लाई में ट्रेकिया एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है। एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स के थ्रू और ह्यूमन में लंग्स के थ्रू। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ह्यूमन बीइंग जो लंग्स से रेस्पिरेट करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की रेट स्लोअर होती है और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की रेट हायर होती है। Why? Generally, aquatic animals have higher rate of respiration as compared to terrestrial animals. Got it? क्वेश्चन समझ गए कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होती है उसमें रेस्पिरेशन की रेट ज्यादा होती है और टेरेस्ट्रियल में रेस्पिरेशन की रेट कम होती है। ऐसा क्यों? तो इसका सेम रीजन है। जब हम लंग एयर से, जब कोई भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एयर से ऑक्सीजन को इंटेक करता है तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, लेकिन वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। वाटर कंसिस्ट लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई देयर इज ए हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन की रेट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होता है, इसलिए उनको जल्दी जल्दी रेस्पिरेट करना चाहता है ताकि कि उनकी ऑक्सीजन की क्या हो जाए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। क्योंकि पहले ही ऑक्सीजन कम है वाटर में, अब जल्दी जल्दी रेस्पिरेट करेंगे तो जल्दी आएगी बाहर, जल्दी जाएगा, तो जो जल्दी ऑक्सीजन आएगी उसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं। दैट्स व्हाई ड्यू टू लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर some aquatic animals have faster respirating rate और faster breathing rate as compared to terrestrial organisms. Now अब जो टॉपिक आएगा वो आएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Topic for us, that is the human respiratory system. You can see the diagram of human respiratory system and we have to discuss point wise. There are many points are written on the board. Let's start with human respiratory system. देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों,
क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सबसे मेन पार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायफ्राम एंड द लंग्स। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी को समझने पे इससे पहले हमने रेस्पिरेशन को डिफाइन किया। रेस्पिरेशन में हमने बोला कि जो आपके ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, यानी कि यहाँ पे मस्ट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। वो ऑक्सीजन जो होती है वो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर से एंटर करती है नॉस्ट्रिल से। जो हमारा ये नॉस्ट्रिल है, इस नॉस्ट्रिल में जो दो होल्स है इनको बोलते हैं, नोज में दो होल्स है इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। इस नॉस्ट्रिल से यहाँ से एयर एंटर करती है। देखिए आप ये जो स्पेस देख पा रहे हैं, ये वाला जो स्पेस देख रहे हैं, ये होता है जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं मेरी नोज को नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर देता हूँ तो भी मैं जो मेरा माउथ है वहां से एयर को इनटेक कर सकता हूँ ना। एक दो स्टूडेंट तो हमारे अभी करने भी लग गए कि यूं नाक को बंद करके जैसे नाक बाहर निकाल रहे हो ना, वैसे अभी हमारे सामने कर रहे हैं, अभी वीडियो के दौरान करने लग गए कि वाकई में सर बोल रहे हैं वो सही नहीं है। हम या तो नोज को बंद कर दें तो माउथ से एयर को इनटेक कर सकते हैं, और माउथ बंद हो तो नोज से एयर को इनटेक कर सकते हैं। तो यहां से आपके एयर इंटर होती है जहां पे आपके नोज, ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं नोजल पासेस। इसको क्या बोलते हैं, नोजल पासेस। जहां पर आपके बकल कैविटी और नोजल पासेस का एक कॉमन एरिया होता है, जहां पर जो नोज की एंट्री और माउथ से दोनों का एक कॉमन एरिया होता है, दैट इज नोन एज द फेरिंग्स। उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज ऑफ द नोज एंड बकल कैविटी। नोज और बकल कैविटी, नोजल पासेस और बकल कैविटी का जो कॉमन पासेज होता है दैट इज नोन एज द फेरिंग्स। फेरिंग्स से थोड़ा सा डाउन मूव करते हैं, यहां पे दो पाइप सेपरेट होते हैं। फेरिंग्स से दो पाइप सेपरेट होते हैं, दैट इज नोन एज द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। ये वाला जो पाइप जा रहा है ये विंड पाइप, और ये पाइप जो जा रहा है फूड पाइप। फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज इसोफेगस एंड द विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रेकिया। यहां से जब एयर इंटर हुई, फेरिंग्स से दो पोर्शन डिवाइड होते हैं, एक दैट इज विंड पाइप और ट्रेकिया, और दिस इज फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप से भी हमारे कोई मतलब नहीं। ऑन द डायग्राम यू कैन सी एपिग्लोटिस, दिस इज द एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जो आपके विंड पाइप है और जो आपके फूड पाइप और विंड पाइप है उनको सेपरेट करता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करता है। एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है, एपिग्लोटिस सेपरेट्स विंड पाइप एंड द फूड पाइप। आप अगर खाना खा रहे हो और खाना खाते टाइम कुछ भी फूड पार्टिकल्स अगर आपके विंड पाइप में चले गए तो वो विंड पाइप को चॉक कर देंगे, और उस केस में क्या होगा, आप ऑक्सीजन इंटेक नहीं कर पाओगे, आपकी एकदम तुरंत डेथ हो जाएगी, सडन डेथ हो जाएगी। इसीलिए ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ड्यूरिंग द फूड ट्रांसफर प्रोसेस, जब फूड यहाँ से नीचे डाउन मूव करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण, तो उस टाइम पे ये एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है। गॉट इट। अब आप ये मत बोलना सर खाना खाते टाइम तो खाना तो हम 1 घंटे तक खाते हैं, यानी कि जब फूड नीचे उतरता है ये ओपन और क्लोज होता रहता है। गॉट इट। चलिए यहां से ये एपिग्लोटिस फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करा, उसके बाद हम एंटर होते हैं विंड पाइप में। विंड पाइप में सबसे फर्स्ट आता है आपके पास लैरिंग्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या वोकल बॉक्स। ये वाला जो पोर्शन होता है जहां से हमारे साउंड्स निकलती है, साउंड्स क्या होती है, क्रिएट होती है। जो साउंड का सोर्स होता है दैट सोर्स इज नोन एज द लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको, वोकल बॉक्स, वोकल कॉर्ड या फिर वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके नीचे आप देखिए ब्लू कलर की रिंग्स दिख रही है, इसके नीचे क्या दिख रही है, ब्लू कलर की रिंग्स दिख रही है। इन रिंग्स को बोलते हैं कार्टिलेज रिंग्स। यानी कि अगर आप ये जो विंड पाइप जा रहा है आप यहाँ पे फील करो, यहाँ पे आपके ये कुछ इस टाइप की, ये देखिए ये वाली कुछ इस टाइप की रिंग्स होगी, सी शेप की रिंग्स होती है। ये किसकी, कैल्शियम की बनी होती है, बोन्स होती है। ये क्या होती है, बोन्स होती है, जिनको हम बोलते हैं कार्टिलेज रिंग्स, कार्टिलेज बोन्स या कार्टिलेज रिंग्स। अब यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेज रिंग्स। देखिए एक्चुअल में जब एयर इंटर होती है उस टाइम पे ये जो विंड पाइप होता है, ये विंड पाइप कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स पोजीशन पे आता है।
तो उस केस में क्या होता है, ये विंड पाइप की जो ये दोनों वॉल्स है ना, ये दोनों वॉल्स कोलैप्स कर जाती है। विंड पाइप की दोनों वॉल्स, ये दोनों वॉल्स क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। और अगर ये दोनों कोलैप्स कर गई, एक दूसरे से चिपक गई, तो उस केस में आप क्या नहीं कर पाओगे, एयर को इनटेक और आउटलेट नहीं कर पाओगे, और उस केस में आपकी सडन डेथ हो जाएगी। तो कार्टिलेज रिंग क्या करती है, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ वॉल्स ऑफ विंड पाइप। जो कार्टिलेज रिंग है, वो कार्टिलेज रिंग जो विंड पाइप होता है उसकी वॉल्स को कोलैप्स करने से रोकती है। व्हाट इज, आपने देखा होगा यहाँ कार्टिलेज रिंग पे मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे कार्टिलेज रिंग पे मैंने एक सर्कल बना देता हूं अभी। ये क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेज रिंग्स, कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया की वॉल्स तो कोलैप्स होने से रखते हैं। जब आदमी को फांसी पे लटकाया जाता है उस टाइम पे इसकी कार्टिलेज रिंग्स ब्रेक हो जाती है, जिससे विंड पाइप क्या हो जाता है, चॉक हो जाता है, चिपक जाता है, और उसके बाद एयर इन नहीं हो पाती और उसकी सडन डेथ हो जाती है। गॉट इट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ये था आपके पास यहाँ पे नोज, नोस्ट्रिल्स, नोजल पासेस, फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, ये था आपके पास लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, इससे नीचे आए कार्टिलेज रिंग्स। अब कार्टिलेज रिंग्स से नीचे हम मूव करते हैं, ये है पूरा आपके विंड पाइप यहां तक। विंड पाइप दोनों लंग्स में डिवाइड होता है। विंड पाइप दोनों लंग्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। दैट इज नोन एज द ब्रोंकस। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस इज द डिवीजन ऑफ विंड पाइप इनटू लंग्स। लंग्स में जो दो डिवीजन होते हैं, ब्रोंकस इज द डिवीजन ऑफ लंग्स पाइप इनटू division of wind pipe. Bronchus is a division of wind pipe into lungs. Got it? ये ब्रोंकस है। अब इस ब्रोंकस से आप देख सकते हैं छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है। इस ब्रोंकस से क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। अगर दो सारी एक साथ कंसीडर करेंगे ब्रांचेस को तो ब्रोंक्यूल्स, और अगर सिंगल लेंगे तो ब्रोंक्यूल। गॉट इट। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड पे ये जो सरफेस एरिया को बनाने से शेप है, कुछ ऐसा शेप दिख रहा है। ये शेप इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें विलाई स्ट्रक्चर था कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। वो सेम फंक्शन यहां पर होता है एल्वियोलाई का। वहां पे जो विलाई होता है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे ये एयर एक्सचेंज करता है। ये क्या करता है, एयर एक्सचेंज करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। कैसे एक्सचेंज करता है इसके बारे में बात करेंगे। अब ये एल्वियोलाई हो गया। अब ये पूरा वर्क कैसे करता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, नोज, नॉस्ट्रिल्स एयर एंटर होती है, फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पासेज होता है, नोजल पासेज और बकल कैविटी का। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस separates windpipe and footpipe. Larynx, this is also known as voice box or vocal cord. Windpipe, from through the windpipe air enters into the lungs. फिर उसके बाद windpipe के बाद cartilage rings, cartilage rings prevent the collapse of walls of the windpipe. Then lungs. Lungs are the muscular polythene, मतलब आप क्या बोल सकते हो, बैग जैसा शेप होता है। लंग्स हैव ए स्ट्रक्चर लाइक ए बैग। जो एक बैग होता है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो वॉल्स होती है, जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है, वो प्लूएरा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्लूएरा। यानी कि इसकी जो वॉल्स है इसको बोलते हैं अपन प्लूएरा। प्लूएरा क्या बोलते हैं अपन इसको, प्लूएरा। अब ये लंग्स हुआ, लंग्स के बाद ब्रोंकियस, द सब डिवीजन ऑफ द विंड पाइप इनटू लंग्स, दैट इज नोन एज द ब्रोंकियस, ब्रोंक्यूल्स। The subdivision of the bronchioles into the lungs, that is known as the bronchioles. Alveoli is the last part of the bronchioles. It increases the surface area for higher rate of exchange of gases. Diaphragm and the rib cage. अब इसका यूज करते हैं। During the respiration process, there are two type of process: breath in and breath out. What is breath in and breath out? अब breath in process को inhalation process भी बोलते हैं। What is inhalation process? The intaking of
oxygen rich air, the intaking of oxygen rich air that is known as the breath in or inhalation process, यानी कि अपने अंदर एयर को इंटेक करना, that process is known as the inhalation process. Got it? दो टर्म आती है inhalation and exhalation. Inhalation process क्या होता है? The intaking of the oxygen, that is known as the inhalation process, breathing process, and the release of carbon dioxide or air from our body, that is known as the breath out or exhalation process. जब ये जो डायफ्राम होता है ये सक्शन क्रिएट करता है, मसल्स का बना होता है, मस्कुलर शीट होती है, ये क्या बना होता है? सक्शन क्रिएट करता है जिससे एयर इनटेक होती है। जैसे ही आपने एयर इनटेक करी उस टाइम पे डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है। ये डायफ्राम क्या मूव करता है? डाउनवर्ड मूव करता है, जिससे लंग्स का शेप बड़ा होता है। आपने एयर इनटेक करी तो ये जो लंग्स है आपकी, ये लंग्स डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है यहां तक, इससे नीचे डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है और ये लंग्स का शेप क्या होता है? बड़ा हो जाता है। लंग्स का शेप क्या होता है? बड़ा हो जाता है और वहां पे एयर इन हो जाती है। गॉट इट? उसके बाद क्या होता है यहाँ पे? जब ये आप क्या होता है? डायफ्राम रिलीज होता है, रिलैक्स पोजीशन पे आता है। उस केस में पहले ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, जब ये इनवर्ड मूव कर रहा है तब ये लंग्स का शेप छोटा होता है, स्मॉलर होता जाता है, और जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस हम क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या बोला मैंने? डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है तो इनहेलेशन प्रोसेस होता है, डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है तो एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहां आप रेड कलर में देख सकते हो, देखो दैट इज द रिब केज। रिब बोन्स बोलते हैं इनको। ये वाला जो पोर्शन आप हैंड आके फील कर सकते हो, रिब केज। ये रिब केज 12 नंबर ऑफ पेयर्स में होती है। ये रिब केज किसमें होती है? 12 पेयर्स में होती है, यानी 24 रिब्स होती है। आप पे कम हो तो पता नहीं, एक बार चेक कराना डॉक्टर से। अपने घर से चाकू लेना, खच करना मत ऐसा, मजाक था, पता नहीं सीरियस करके मेरे माथे सुसाइड केस लिख दो। बिल्कुल नहीं। चलिए इधर आइए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने पूरी नहीं बनाई है, आप तो कहते हो कल मेरे को चैलेंज कर दो सर आपने रिबकेज पूरी नहीं बनी। यहाँ पे ड्रॉ पूरी नहीं की है। ओके, तो 12 पेयर होते हैं रिबकेज के, यानी कि 24 रिबकेज होती है। रिब्स होती है। और व्हाट इज द रोल ऑफ रिब केज? रिब केज का क्या रोल होता है? इट प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम एक्सटर्नली। ये जो हमारे लंग्स होते हैं, इन लंग्स को ये एक्सटर्नली क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब सारी चीजों को मर्ज करते हैं। पहले तो एल्वेओलाई का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है ये सीखते हैं। देखिए, जब ये डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करा, जब ये डायफ्राम क्या मूव करा? डाउनवर्ड मूव करा, तो एयर इन हुई, एयर इन हुई। ये एयर यहां से क्या ब्लड सेल्स पास हो रही है। ये जो फ्री स्पेस दिख रहा है ना, इस फ्री स्पेस से पास हो रही है आपके ब्लड सेल्स। क्या पास हो रहा है? यहां से ब्लड पास हो रहा है। वो ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है। जब ब्लड पूरी बॉडी में मूव करके आया तो जहां से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब हो लिया। अब उस जो यहाँ पे ब्लड है अभी, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होता है। वो क्या होता है? यहां से आपके एयर इन करती है, यहां से आपके एयर इन करा, जो ऑक्सीजन रिच एयर थी वो इस जगह आ गई, ऑक्सीजन रिच एयर इस जगह आ गई। एल्वेओलाई ने उसको ब्लड में ट्रांसफर करा, एल्वेओलाई ने उसको क्या करा? ब्लड में ट्रांसफर करा। पूरी बॉडी में ब्लड मूव करके वापस जो आपके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। क्यों बनी कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो वाटर तो स्वेटिंग की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस यहाँ एक्यूमुलेट हो गई। समझना क्या हुआ? इनहेलेशन प्रोसेस पे ऑक्सीजन रिच एयर आई, जैसे ही डायफ्राम, जैसे ही वो एल्वेओलाई के कांटेक्ट में आई, वो ब्लड में मिक्स हो गई। वो किस में मिक्स हुई? ब्लड में। यानी कि आप समझ सकते हो ये आपके एल्वेओलाई है, यहाँ पे आपके इस साइड ब्लड है, इस साइड ऑक्सीजन है। यहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा, एल्वेओलाई ने उसको कहां ट्रांसफर करा? ब्लड में ट्रांसफर कर दिया। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, वो पूरी बॉडी में मूव करा, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो वापस लंग्स में आता है। वापस किस में आता है? लंग्स में आता है। और जब
ये डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वेओलाई के थ्रू लंग्स में एल्वेओलाई से विंड पाइप में होती हुई हम क्या करते हैं उसको वापस रिलीज कर देते हैं। यानी कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तब कार्बन ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं। इनहेलेशन के टाइम पे ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, एक्सहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इनहेलेशन ब्रेथ इन प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन ब्रेथ आउट प्रोसेस होता है। इतनी बात क्लियर है? मैंने क्या बोला, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझाइए। इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर क्या होती है, एल्वेओलाई का रोल क्या होता है, लंग्स का रोल क्या होता है, विंड पाइप का रोल क्या होता है, कार्टिलेज रिंग्स का रोल क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स का रोल क्या होता है, एपिग्लोटिस का रोल क्या होता है। ये सारे फंक्शंस पूछते हैं आपसे, पूरा नहीं पूछेंगे कि ये पूरा डायग्राम ड्रॉ करो, आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पूछेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वेओलाई। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्वेओलाई एंड विलाई। अब सबसे बड़ी बात, विलाई क्या होता है, एल्वेओलाई क्या होता है। जो विलाई होता है, विलाई इज प्रेजेंट एट दी वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई कहां प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे प्रेजेंट होता है। और जो एल्वेओलाई प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। पहला डिफरेंस। दूसरा, जो विलाई होता है वो ग्लूकोज को एक्सचेंज करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और जो एल्वेओलाई है वो गैसियस एक्सचेंज करता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एल्वेओलाई और विलाई में। एल्वेओलाई और विलाई दोनों क्या कर रहे हैं, सरफेस इंक्रीज कर रहे हैं, किसके लिए, एक्सचेंज के लिए। एक ग्लूकोज का एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज विलाई, और एक किसका एक्सचेंज कर रहा है, गैस का एक्सचेंज कर रहा है। एग्जैक्टली राइट, गैस का एक्सचेंज कर रहा है, तो दैट इज डन बाय द एल्वेओलाई। गॉट इट? सारी चीज क्लियर हो गई। अगर मैं आपसे पूछता हूं एपिग्लोटिस का क्या रोल होता है, तो इट सेपरेट्स द यस एग्जैक्टली इट सेपरेट्स द विंड पाइप एंड फूड पाइप। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेज रिंग? कार्टिलेज रिंग का क्या रोल होता है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंट ऑफ कोलैप्स ऑफ वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया। इतनी बात क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द इनहेलेशन प्रोसेस वी इनटेक द ऑक्सीजन, but during the exhalation process we release the oxygen. But in case अगर हम एक बार ऑक्सीजन ले रहे हैं और दूसरी बार ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, तो उस केस में अब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थी। हाउ रेस्पिरेशन बिकम्स कंटिन्यू ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस। एक्सहेलेशन प्रोसेस के टाइम पे रेस्पिरेशन कंटिन्यू कैसे रहता है, तो there is always some amount of air inside the lungs. There is always some amount of air inside the lungs that helps to continue the respiration during the exhalation process. यानी कि ये lungs भले कितने ही आप इसको क्या कर दो, मर्ज कर दो, इसको कितना ही आप रिलैक्सेशन पे ले आओ, उस केस में श्रिंक कर दो, उस केस में भी इसके इनसाइड एयर रहेगी और वो एयर कंटिन्यू रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती है। अब ये पूछता है व्हाई द वॉल्स ऑफ लंग्स डू नॉट कोलैप्स। जो लंग्स होता है वो कोलैप्स क्यों नहीं करता है, तो उसका भी सेम रिलेशन, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स दैट हेल्प इन कंटिन्यू द रेस्पिरेशन प्रोसेस, दैट्स व्हाई द वॉल्स ऑफ लंग्स नेवर कोलैप्स। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। डायफ्राम क्या करता है, सक्शन क्रिएट करता है जिससे एयर इनटेक होती है। ये था आपके सामने पूरा कौन सा, आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला, अब आपका काम है, मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुके हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कर सकते हैं। आपको कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर हमें इस जगह प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी, रुकना नहीं है आपको, आपको बहुत आगे तक चलना है। चलिए आज के लेक्चर को एंड करने का टाइम आ गया है, इजाजत चाहता हूं, आप सब लोगों से मिलना होगा वापस अगले वीडियो में। इंतजार रहेगा इन एनर्जेटिक चेहरों का आप सबका। जय हिंद, जय भारत।